ओलंपिक में भारत के लिए तेहरी खुशी हो गई। मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुष की ऊंची कूद में T63 फाइनल में रजत पदक जीता। इसी स्पर्धा में शरद कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया है। सिंहराज अधाना ने P1 पुरुष की एयर पिस्टल SH1 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। मरियप्पन, शरद और सिंहराज के समग्र प्रयासों से 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित भारत के कुल पदों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है ना, वैक्सीन खोजकर्ता को रमन मेगसेसे पुरस्कार मिला है। तो बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक के पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ इस वर्ष के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के 5 प्राप्तकर्ताओं में शामिल है। बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ इस वर्ष के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के 5 प्राप्तकर्ताओं में शामिल है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माना जाता है। बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान से मोहम्मद अमजद साकिब के अलावा अन्य विजेताओं में फिलिपिनो फिशर और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्ट बलोन और मानवीय कार्यों और शरणार्थी सहायता के लिए अमेरिकी स्टीवन मुंशी खोज पत्रकारिता के लिए इंडोनेशियाई संस्था वाच डॉग शामिल है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है। रमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और पहला पुरस्कार भारत के विनोबा भावे को प्रदान किया गया था। पहला भारत पुरस्कार रेमन मैगसेसे को भारत के विनोबा भावे को प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का संकल्प 25/2593। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भारत के वर्तमान अध्यक्ष में 30 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मांग की गई है कि युद्धग्रस्त देश का इस्तेमाल किसी भी राष्ट्र को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को आश्रय देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव US, UK, फ्रांस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव के पक्ष में सुरक्षा परिषद के 13 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि अस्थायी सदस्य रूस और चीन मतदान से दूर रहे। लद्दाख का राजकीय पशु और पक्षी। हाल ही में संघ शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा 2 लुप्तप्राय प्रजाति हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाले सारस को क्रमशः राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। काली गर्दन वाले सारस केवल लद्दाख के चांगथांग में पाए जाते हैं और IUCN वर्गीकरण के अनुसार इस पक्षी को संकट निकट नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया, जबकि हिम तेंदुआ IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से सूचीबद्ध है असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध है। भारत में हिम तेंदुए की आबादी पश्चिमी हिमालय में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी हिमालय में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास जैपेड 2021 भारतीय सेना का 200 सैनिकों का एक दल रूस के निझानी में आयोजित होने वाला एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास जैपेड 2021 में भाग लिया। जैपेड 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के युद्धाभ्यास में से एक है और ये मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित होगा। इस युद्धाभ्यास में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। पाकिस्तान और चीन पर्यवेक्षक देश के रूप में इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। नौसेना विमानन के लिए उच्चतम सम्मान, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रपति का ध्वज राष्ट्र की अद्वितीय सेवा के लिए किसी भी सैन्य इकाई को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत की सशस्त्र बलों में भारतीय नौसेना को सबसे पहले यह सम्मान मिला था जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को उसे ध्वज प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा गोवा में INS हंस पर आयोजित एक रस्मी परेड में नौसेना विमानन को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया गया। भारतीय जीव विज्ञानी के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने से के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजातियां लाल रंग कवच वाला कछुआ, बटागुर कछुआ, उत्तरी नदी के टेरापिन कछुआ और ब्लैक सॉफ्ट शेल कछुआ है। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार कछुआ संरक्षण में शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे कछुआ जीवन रक्षा गठबंधन, टर्टल सर्वाइवल एलायंस, कच्छप
टर्टल्स और मीठे पानी के कछुआ विशेषज्ञ समूह कछुआ संरक्षण कोष द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में मीठे पानी के कछुए टर्टल और कच्छप टर्टल और टर्टल्स की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं। टर्टल्स के बीच अंतर: टर्टल्स की पीठ का कवच में अधिक गोल और गुंबदीय आकार का होता है, जबकि टर्टल का कवच पतला और अधिक चमकीला होता है। टर्टल्स अपना अधिकांश समय जमीन पर बिताते हैं और टर्टल पानी में जीवन बिताने के लिए अधिक अनुकूलित होते हैं। टर्टल सर्वाइवल एलायंस के बारे में: मीठे पानी के कछुए और टर्टल्स के सतत कैप्टिव प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के सहयोग के लिए टर्टल सर्वाइवल एलायंस का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। शुरुआत में टीएसए को IUCN के टर्टल और टर्टल्स विशेषज्ञ समूह की एक टास्क फोर्स नामित किया गया था। देखो, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा रेखा है। डूरंड रेखा 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड और तत्कालीन अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के मध्य डूरंड रेखा का सीमांकन करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह रेखा सीमा के दोनों ओर पश्तून कबायली इलाकों को विभाजित करती हुई गुजरती है। डूरंड रेखा का विस्तार अफगानिस्तान की चीन के साथ सीमा से लेकर ईरान के साथ अफगानिस्तान की सीमा तक है। पाकिस्तान को 1947 में स्वतंत्रता मिलने के साथ ही डूरंड रेखा विरासत में मिली थी। पाकिस्तान को 1947 में स्वतंत्रता मिलने के साथ ही डूरंड रेखा जो थी ये विरासत में मिली थी। हूती जैदी शिया संप्रदाय से संबंधित एक सशस्त्र विद्रोह समूह है जो यमन की सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हूती परंपरागत रूप से हूती समुदाय के लोग यमन के उत्तर पश्चिम में स्थित सादा प्रांत में केंद्रित हैं। चर्चित स्थल गिनी पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम अटलांटिक महासागर से लगती है। ये दक्षिण पूर्व में स्थित माउंट निम्बास स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व के लिए अख्यात है। संप्रभु देश गिनी का एक ऐसा गणतंत्र है जिसका राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। गिनी एक मुख्य रूप से इस्लामी देश है और इसकी 85% आबादी मुस्लिम है। गिनी चर्चा का कारण: गिनी लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ है। हाल ही में विशेष बलों में नियुक्त एक वरिष्ठ कमांडर बर्खास्तगी के बाद से देश में फिर से अशांति फैल गई है। वरिष्ठ कमांडर को हटाए जाने से सेना के कुछ उच्च प्रशिक्षित सदस्यों ने विद्रोह करने और राष्ट्रपति आवास पर कब्जा करने की कोशिश की थी। राष्ट्रीय किसान डेटाबेस: केंद्र सरकार द्वारा देश में 5.5 करोड़ किसानों के रिकॉर्ड के साथ एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस तैयार किया गया है। इसमें राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोड़कर दिसंबर तक 8 करोड़ किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। ये डेटाबेस पीएम किसान मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड और बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना जैसी मौजूदा राष्ट्रीय योजनाओं के आंकड़ों को लेकर तैयार किया गया था। मांडा भैंस: नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने मांडा भैंस को भारत में पाई जाने वाली भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता दी है। यह नस्ल पूर्वी घाटों और ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र में पठार में पाई जाती है। मांडा नस्ल की भैंसें परजीवी संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी, बीमारियों के प्रति कम संवेदनशील होती है और मामूली संसाधनों पर जीवित रह सकती है। ग्रीस में जलवायु संकट से निपटने हेतु एक मंत्रालय का गठन: ग्रीस सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया। यह निर्णय अभी हाल ही में व्यापक स्तर पर फैली वन नागिन के मद्देनजर किया गया। इस भीषण वनाग्नि से हवाई द्वीप और दक्षिणी ग्रीस में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल जल कर नष्ट हो गए थे। यह मंत्रालय अग्निशमन और आपदा राहत और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के अनुकूल नीतियों पर गौर करेगा। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण हो गया: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार के पास वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में: जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटैट प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी असंतोषजनक आदेश के खिलाफ जीएसटी के तहत दूसरा अपीलीय मंच है। राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए भी पहला सामूहिक मंच है। इसको न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त होते हैं और किसी भी मामले की सुनवाई के लिए दीवानी अदालत के समान शक्तियां प्राप्त होगी। जीएसटी अधिनियम की धारा 109 के तहत ट्रिब्यूनल के गठन को अनिवार्य किया गया है। जीएसटैट की संरचना: राष्ट्रीय पीठ: नेशनल बेंच में राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित है। इसमें 2 तकनीकी सदस्यों सहित एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। केंद्रीय न्याय क्षेत्रीय न्यायपीठ: जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन कर सकती है। अब तक भारत में 3 क्षेत्रीय पीठें हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित की गई राज्य पीठ और एरिया बेंच। चंडीगढ़ के लिए पहला
परागकण कैलेंडर। चंडीगढ़ शहर के लिए पहला परागकण कैलेंडर पॉलिन कैलेंडर विकसित किया गया है। परागकण कैलेंडर किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में परागकणों के कारण एनर्जी के मामले को चित्रात्मक आंकड़ों के जरिए प्रदर्शित करता है। ये कैलेंडर स्थान विशिष्ट होता है और क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों के संकेंद्रण से संबंधित होता है। वे एक ही चित्र में किसी विशिष्ट मौसम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए पूरे वर्ष के दौरान मौजूदा विभिन्न वायु जनित परागकणों के बारे में सुलभ हर्ष विवरण उपलब्ध कराते हैं। परागकणों को इंसानों में एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा और एटोपिक एर्मेटाइटिस के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ये कैलेंडर संभावित एलर्जी के कारकों की पहचान करने और चिकित्सकों के साथ साथ एलर्जी से पीड़ित लोगों को उनके कारणों के बारे में स्पष्ट समझ प्रदान करेगा। क्यूकटॉक अवनारलेक यह एक छोटा और निर्जन द्वीप है जो अभी तक अज्ञात था और इसे हाल ही में ग्रीनलैंड के तट के निकट खोजा गया है। 60x30 मीटर क्षेत्रफल और समुद्र तल से 3 मीटर ऊंचाई वाला ये द्वीप अब पृथ्वी पर स्थलीय क्षेत्र का सबसे उत्तर में स्थित भूभाग बन गया है। इसमें पहले उद्वाक नामक स्थान को पृथ्वी के सबसे उत्तर इलाके के रूप में चिन्हित किया गया था। यह खोज आर्कटिक देशों और अमेरिकी, रूस, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे के बीच उत्तरी ध्रुव और आसपास के समुद्री क्षेत्र, मछली पकड़ने अधिकार, जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने से खुलने वाले शिपिंग मार्ग पर नियंत्रण के लिए संभावित संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल गांवों में 100% डिजिटल साक्षरता के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। पीएमजी दिशा अभियान भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख डिजिटल साक्षरता योजना है जिसे पीएमजी दिशा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत सितंबर 2021 में कुछ दिनों के लिए ग्रामीण नागरिक, विशेषकर महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए 3 दिवसीय प्रमाणन अभियान चलाया जाएगा। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व हो गया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये रिजर्व तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में 500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ड्यूगोंग एक समुद्री जानवर है जिसे विश्व संरक्षण संघ IUCN के द्वारा वैश्विक स्तर पर विलुप्त होने की संभावना के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्य पशु है। ये लुप्तप्राय समुद्री प्रजाति समुद्री घास और क्षेत्र में पाई जाने वाले जलीय वनस्पतियों पर जीवित रहते हैं। ये एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी जीव है और ड्यूगोंगिडे परिवार की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है। थामीराबरानी सभ्यता। ताम्रपर्णी और थामीराबरानी और पेरूनई तमिलनाडु में बहने वाली एक 12-मासिक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है और तिरुनेलवेली और थूथुक्कुडी जिलों से गुजरने के बाद मन्नार की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। नदियों की सभ्यताओं के साथ एक अनूठा जुड़ाव रहा है। तिरुनेलवेली दक्षिण जिले में थामीराबरानी सभ्यता में भी कोई अपवाद नहीं है। चर्चा का कारण अमेरिकी स्थित एक प्रयोगशाला के कार्बन डेटिंग के नतीजों ने तमिलनाडु में इस प्राचीन सभ्यता से खोजे गए अवशेष को कम से कम 3200 वर्ष पुराना बताया। ये संभवतः सबसे पुरानी सभ्यता है और 2600 साल पुराना माने जाने वाले बेगई सभ्यता से भी पुरानी है। LCAMK2 DRDO की वैमानिकी विकास एजेंसी। DRDO की वैमानिकी विकास एजेंसी के सहयोग से दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू प्रोटोटाइप इलाके युद्धवत वायुयान मार्क 2 अर्थात LCAMK2 पर कार्य जारी है। इससे पहली उड़ान के लिए वर्ष 2023 तक तैयार हो जाने की संभावना है। MK2 की लंबाई 1350 मिलीमीटर है और ये कनार्ड विशेषता से युक्त है। इसके अलावा ये 6500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ बहने वाली सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन गुरुत्व बांध है। सुबनसिरी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियों से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये परियोजना के राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
द्वारा विकसित की जा रही पूरा होने पर यह भारत का अकेला सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र होगा और इस परियोजना के तहत 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना से संबंधित विवाद क्या है? निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना पर विरोध को दूरगामी बांध विरोधी आंदोलन के रूप में देखा जाता है। यह आरोप लगाया जाता है कि बांध एक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और इसे भूकंप को सहने और आवश्यक क्षमता के अनुरूप डिजाइन नहीं किया गया है। नदी में जल स्तर के उतार चढ़ाव से भविष्य में निचली सुबनसिरी क्षेत्र की परिस्थितियों पर भी असर पड़ने की आशंका है। सेलाइन गॉगल RT-PCR तकनीक। नमक युक्त द्रव से गरारे करना काफ़ी सरल, तीव्र और असरकार, किफ़ायती, रोगी के अनुकूल आरामदायक तकनीक है। ये तत्काल परीक्षण परिणाम भी प्रदान करती है और न्यूनतम बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। सेलाइन गार्गल RT-PCR विधि। सेलाइन गार्गल RT-PCR विधि में नमकीन घोल से भरी एक साधारण संग्रह ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इस विधि से रोगी को घोल से गरारे करने और ट्यूब में कुल्ला करना होता है। कुल्ले के इस नमूने को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहां इसे कमरे के तापमान पर लगभग 30 मिनट के लिए नीरी द्वारा निर्मित एक विशेष बफर घोल में रखा जाता है। इस घोल को गर्म करके एक RNA टेम्पलेट तैयार होता है, जिसे RT-PCR के लिए संसाधित किया जाता है। चर्चा का कारण है कि नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने स्वदेश में विकसित सेलाइन गॉगल RT-PCR तकनीक को व्यावसायीकरण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को सौंप दिया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन एक संस्थान संवत्सरी जैन समुदाय, विशेष रूप से श्वेतांबर समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है संवत्सरी। ये पर्यावरण पर्व और पर्युषण के दौरान 8 दिवसीय प्रार्थना के पालन का अंतिम दिन होता है। ये जैन कैलेंडर माह में भाद्रपद में हर साल शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। संवत्सरी को क्षमा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। गोवा में पहली खुराक का 100% टीकाकरण। गोवा अपने सभी अर्हता प्राप्त निवासियों के लिए पहली खुराक का 100% कोविड टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। गोवा हिमाचल प्रदेश ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य था। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जलवायु कार्यवाही और संग्रह संवाद अर्थात क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया गया। यह अप्रैल 2021 में जलवायु पर लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जोसेफ बाइडेन के द्वारा शुरू किए गए एक भारत अमेरिकी जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी को 2 ट्रैक में से एक है। ये संवाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को वित्तीय पहलुओं को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को नवीनीकृत करने पर अवसर प्रदान करेगा। CAFMD जलवायु कार्रवाई को मजबूत करने हेतु पेरिस समझौते के तहत परिकल्पित जलवायु वित्त को मुख्य रूप से अनुदान और रियायती वित्त के रूप में उपलब्ध कराने में सहायक होगा। T+1 निपटान प्रणाली। T+1 सेटलमेंट सिस्टम हो गया। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा स्टॉक मार्केट एक्सचेंजों के लिए T+1 निपटान प्रणाली को पेशकश की गई है। यदि स्टॉक एक्सचेंज इस प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो निवेशकों को उनके द्वारा बेचे गए या खरीदे गए शेयरों के लिए अपने खातों में तेजी से और सुरक्षित और जोखिम मुक्त वातावरण में राशि प्राप्त हो सकेगी। T+1+2+3 चक्र क्या है? T1 T+1 T+2 T+3 शब्दावली प्रतिभूति लेनदेन की निपटान तिथि को संदर्भित करने से संबंधित है। T का अर्थ लेनदेन की तारीख होता है, अर्थात ये जिस दिन प्रतिभूतियों का लेनदेन किया जाता है उस तारीख को दर्शाता है। 1, 2 या 3 में संख्याएं ये दर्शाती है कि लेनदेन की तारीख के कितने दिन बाद निपटान अर्थात धन का स्थानांतरण होता है और प्रतिभूति का स्वामित्व प्राप्त होता है। स्टॉक और म्यूचुअल फंड आमतौर पर T+1 चक्र के अनुसार संचालित होते हैं और बॉन्ड और मुद्रा बाजार फंड T+1 T+2 T+3 के बीच परिवर्तित होते रहते हैं। हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य: ये दिन हिंदी भाषा और उसकी सांस्कृतिक विरासत और देश के और विदेश के लोगों के बीच मूल्य का उत्सव है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। ये भारत गणराज्य की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 संविधान की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। शांतिपूर्ण मिशन युद्ध अभ्यास। शांतिपूर्ण मिशन युद्ध अभ्यास। शांतिपूर्ण मिशन युद्ध अभ्यास संयुक्त आतंकवाद विरोधी एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसे शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य
देशों के बीच सैन्य कूटनीति के एक भाग के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता था। ये युद्धाभ्यास शांतिपूर्ण मिशन के छठे संस्करण की रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के अरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक मेजबानी की जा रही थी। इस अभ्यास का उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने की सेना अधिकारियों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। चार धाम। देखो, चार धाम का अर्थ है चार धार्मिक स्थल। उत्तराखंड में चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम शब्द है चार धाम। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सभी चार पवित्र मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय श्रेणी में स्थित है। चार धाम हिंदू द्वारा अपने पापों से छुटकारा पाने चार धाम जो है हिंदुओं के द्वारा अपने पापों से छुटकारा पाने और मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सबसे पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हो गया था। यह संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में एक लंबा सा रास्ता तय करेगा और दोनों देशों के बीच पारंपरिक दोस्ती को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 रोगी सुरक्षा के बारे में विश्व स्तर पर समझ पैदा करने और स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा में सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाने आदि के लिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 का विषय है माता और नवजात की सुरक्षित देखभाल। इस दिन का नारा सुरक्षित और सम्मानजनक प्रसव के लिए भी कार्य करें। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का निर्धारण विश्व स्वास्थ्य महासभा के द्वारा वर्ष 2019 में रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई विषय पर एक संकल्प के माध्यम से की गई थी। इसे सालाना 17 सितंबर को मनाया जाता है। कुशीनगर हवाई अड्डा। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे को एक सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा के तौर पर घोषित किया गया है। इस कदम से बौद्ध यात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को सहूलियत भी मिलेगी। सीमा शुल्क हवाई अड्डा देश के उपयुक्त सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित इकाई अड्डे होते हैं। हवाई अड्डे में आयातित माल के उतरने और निर्यात की वस्तु और इस वर्ग के अन्य सामानों को हवाई जहाज पर चढ़ाने की अनुमति और सुविधा होती है। कुशीनगर के बारे में यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर के आसपास कई अन्य बौद्ध स्थल जैसे श्रावस्ती, कपिलावस्तु और लुम्बिनी अवस्थित हैं। स्ट्रेफोर्डस जैसलमेरेंसिस। स्ट्रेफोर्डस जैसलमेरेंसिस जुरासिक युग से संबंधित हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की एक टीम ने पहली बार राजस्थान के जैसलमेर में जुरासिक युग में हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांतों की खोज की है। ये नमूना लगभग 160 से 168 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान है। भारतीय उपमहाद्वीप से पहली बार जीनस स्ट्रेफोर्डस की पहचान की गई और ये एशिया से केवल तीसरा ऐसा मामला है। इसके पहले जापान और थाईलैंड में ऐसी प्रजाति पाई गई थी। हाइबोडोंट शार्क का विलुप्त समूह ट्राइसिक और प्रारंभिक जुरासिक युग के दौरान समुद्र और नदी के दोनों वातावरणों में पाए जाने वाले मछलियों का एक प्रमुख समूह है। 65 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस युग के अंत तक हाइबोडोंट विलुप्त हो गई थी। वैजयंत पांडा समिति। वैजयंत पांडा समिति ये राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति है। समिति का उद्देश्य क्या है? एनसीसी कैडेट को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के उपायों का सुझाव देना, संगठन की बेहतरी के लिए एनसीसी के पूर्व छात्रों की लाभदायक भागीदारी के तरीकों का प्रस्तावित करना, एनसीसी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश करना। प्रोफेसर एसके जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार। इस पुरस्कार को हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा शुरू किया गया। इस देश का अपनी तरह का पहला प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार है। ये पुरस्कार देश में प्रयोगशाला गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। इस पुरस्कार के लिए भारत में मौजूदा परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं से जुड़ी सेवाएं देने और चिकित्सा से संबंधित परीक्षण सेवाएं और मटेरियल का उत्पादन करने वाले उत्पादक भी आवेदन कर सकेंगे। प्रोफेसर एसके जोशी विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात विद्वान थे। डॉक्टर एसके जोशी
इसमें कहता है कि G33 समूह क्या है। G33 कृषि में विशेष उत्पाद के मित्र विकासशील देशों का एक गठबंधन। इसकी स्थापना वर्ष 2003 में आयोजित कैनकन मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पहले की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की दोहा और वार्ता के दौरान इस सम्मेलन में विशेष रूप से कृषि के संबंध में चर्चा के लिए समन्वित किया गया था। वर्तमान में G33 समूह में 47 सदस्य शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं के संबंध में ये समूह कृषि के संबंध में रक्षात्मक और रवैया रखता है और विकासशील देशों के लिए जरूरी बाजार खोलने की सीमा को सीमित करने का प्रयास करता है। यह समूह विशेष उत्पाद के लिए छूट के प्रावधान की हिमायत करता है, जिसमें ये विकासशील देशों के लिए कुछ उत्पाद पर शुल्क और कटौती से छूट देने की अनुमति पर रोक लगाने और आयात में होने वाली वृद्धि के प्रत्युत्तर में एक विशेष सुरक्षा तंत्र स्थापित करने की मांग करता है। भारत इस समूह का सदस्य है। हम्बोल्ट पेंगुइन। पिछले हफ्ते मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर द्वारा इस साल 2 नए हम्बोल्ट पेंगुइन चूजों को शामिल करने की घोषणा की गई है। दोनों चूजे भाईखला चिड़ियाघर में पहले से रहने वाले 7 वयस्क हम्बोल्ट पेंगुइन में शामिल हो गए हैं। हम्बोल्ट पेंगुइन की लगभग 17 प्रजातियों में से एक है और मध्य आकार की प्रजाति है। ये हम्बोल्ट पेंगुइन की औसतन ऊंचाई मात्र 2 फीट तक होती है और पेंगुइन प्रजाति में परस्पर पेंगुइन सबसे बड़ा और आकार में 4 फीट से अधिक लंबा होता है। हम्बोल्ट पेंगुइन आमतौर पर बैंडेड समूह के रूप में वर्गीकृत एक जीनस से संबंधित है। हम्बोल्ट पेंगुइन चिली और पेरू के प्रशांत महासागरीय तटों पर स्थानिक रूप से पाई जाती है। चूंकि इनका प्राकृतिक आवास हम्बोल्ट धारा ठंडे पानी की विशाल महासागरीय धारा के समीप होता है, इसलिए इन्हें हम्बोल्ट पेंगुइन के नाम से जाना जाता है। IUCN रेड लिस्ट में यह प्रजाति असुरक्षित रूप से वर्गीकृत है। स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है जो आमतौर पर सरकार समर्थित मौजूदा मुद्रा से जुड़ी होती है। वर्तमान में प्रचलित दर्जनों स्टेबल कॉइन से अधिकांश डॉलर को अपनी बेंचमार्क संपत्ति के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन कई स्टेबल कॉइन यूरो और येन जैसी सरकारों द्वारा जारी की गई अन्य साख मुद्राओं से भी जुड़े हुए हैं। नतीजतन बिटकॉइन और एथेरियम जैसी हाई प्रोफाइल क्रिप्टो करेंसी के विपरीत स्टेबल कॉइन की कीमत में बहुत कम उतार चढ़ाव होते हैं। स्टेबल कॉइन काफ़ी उपयोगी होता है क्योंकि वे पुरानी दुनिया की मुद्रा और नई दुनिया की क्रिप्टो करेंसी के बीच एक सेतु बनाते हैं। सबसे पहला स्टेबल कॉइन थेटर था जिसे वर्ष 2014 में बनाया गया था। इसके बाद कई अन्य स्टेबल कॉइन बनाए जा चुके हैं। विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात से गुजरने वाला 1380 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय को घटाकर 12 घंटे कर देगा और ये एक्सप्रेसवे वर्ष 2023 में शुरू होगा। यातायात की मात्रा के आधार पर 8 लेन वाले एक्सप्रेसवे को 12 लेन एक्सप्रेसवे तक विस्तारित किया जा सकता है। इस राजमार्ग के किनारे 2 मिलियन से अधिक पेड़ और झाड़ियां लगाने जाने की भी योजना है। ये एशिया में पहला और दुनिया में दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें वन्यजीवों को अप्रतिबंधित आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु जानवरों के लिए ओवर पास बनाए गए हैं। जनरल शेरमैन नामक के पेड़ अपने आकार के मामले में विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष और सिकोया ग्रोव नेशनल पार्क के विशाल वन में स्थित हाल के अनुमान के अनुसार जनरल शेरमैन की आयु लगभग 2200 वर्ष पुरानी है। जनरल शेरमैन ये वृक्ष 275 फीट पीसा की झुकी हुई मीनार से ऊंचा है और आधार इसका व्यास 36 फीट है। जनरल शेरमैन वृक्ष अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से जनरल शेरमैन वृक्ष को खतरा है। समुद्र खीरा भारत में समुद्री खीरे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है। एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में जाना जाता है। समुद्री खीरा एक अकशेरुकीय समुद्री जीव है जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्री तल पर पाया जाता है। मोटे खीरे की तरह दिखने वाला इनके असामान्य लंबोत्तर आकार की वजह से इनका नाम समुद्री खीरा रखा गया। ये जीव प्रवाल परिस्थिति तंत्र का एक अभिन्न अंग है क्योंकि समुद्री खीरा चयापचय के मध्य के बाद मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त करता है जो कि प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। समुद्री खीरे सागरीय जगत के अपशिष्ट संग्रहकर्ता के रूप में काम करते हैं और शोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं और इस प्रकार ये प्रवाल भित्ति को अनुकूल स्थिति में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री खीरे की अत्यधिक मांग है और मुख्य रूप से रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों में मछली पकड़ने योग्य जहाज़ों में तमिलनाडु से श्रीलंका तक इनकी तस्करी की जाती है।
वर्ष 2022 में नई पादप प्रजातियों की खोज। भारत में वनस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में प्रकाशित प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश में वनस्पतियों में 267 नई पादप प्रजातियां शामिल की गई हैं। वर्ष 2020 में खोजी गई 267 नई पादप प्रजातियों में 119 आवृत बीजी है, एंजियोस्पर्म, 3 जो है टेरिडोफाइट्स है और 5 जो है ब्रायोफाइट्स है और 44 जो है वो लाइकेन्स है और 21 शैवाल है और 18 रोगाणु शामिल है। भारत के विभिन्न हिस्सों में से 14 नई बृहत और 31 नई सूक्ष्म कवक प्रजातियां दर्ज की गई हैं। कुल खोजों में से 22% खोजें पश्चिमी घाटों से की गई। इसके बाद पश्चिमी हिमालय से और पूर्वी हिमालय से और पूर्वोत्तर पर्वतमाला से खोजी गई है। WHO वैश्विक वायु प्रदूषण मानक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विज्ञान की नई खोज को मान्यता देते हुए वर्ष 2005 के बाद से पहली बार अपडेट किए जा रहे वैश्विक वायु प्रदूषण मानकों को अधिक सख्त बना दिया गया है। नई जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पहले लगाए गए अनुमानों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। नवीनतम मानकों के अनुसार वर्ष 2005 के मानकों के अनुसार वार्षिक PM 2.5 की ऊपरी सीमा वर्तमान के सभी देशों द्वारा जिसका पालन किया जाता है 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, इसे अब संशोधित कर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर कर दिया गया है। पहले 24 घंटे में PM 2.5 की सीमा 25 माइक्रोग्राम हुआ करती थी, इसे अब घटाकर 15 माइक्रोन कर दिया गया। PM 10 या 10 माइक्रोग्राम से अधिक आकार के पार्टिकुलेट मैटर्स की ऊपरी सीमा 20 माइक्रोग्राम थी, जिसे अब संशोधित कर 15 माइक्रोग्राम कर दिया गया था, जबकि 24 घंटे के मान को 50 माइक्रोग्राम से घटाकर 45 माइक्रोग्राम कर दिया गया है। सांकेतिक भाषा दिवस। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा 23 सितंबर 2021 को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 का विषय हम मानव अधिकारों के लिए संकेत करते हैं। यह दिवस पहली बार 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के एक भाग के रूप में मनाया गया था, जो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने के लिए चुना गया था, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द फेड डेफ का गठन किया गया था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभी समय के द्वारा सांकेतिक भाषाओं के उपयोग को मान्यता दी गई थी और उसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाता था, अर्थात अभी समय के तहत सांकेतिक भाषा बोली जाने वाली भाषा के समान दर्जा प्रदान किया गया और सदस्य देश और सांकेतिक भाषा सीखने की सुविधा प्रदान करने और बधिर समुदाय की भाषाई पहचान को बढ़ावा देने के लिए बाध्य है। विष्णु ओनिक्स, ट्यूबिंगन और जारागोजा विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने एक अब तक अज्ञात प्रजाति के जीवाश्म की खोज की है, जिसका नाम उन्होंने विष्णु ओनिक्स नेपच्यूनी अर्थात नेपच्यून का विष्णु रखा गया है। 12.5 मिलियन से 14 मिलियन वर्ष पहले विष्णु ओनिक्स उदबिलाट जीनस के सदस्य थे और दक्षिण एशियाई प्रमुख नदियों में पाए जाते थे। अब विलुप्त हो चुके इन उदबिलावों के जीवाश्म सबसे पहले हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाले अवसादों में खोजे गए थे। हाल ही में खोजे गए इस नए जीवाश्म को इस बात का संकेत मिलता है कि प्रजाति जर्मनी तक यात्रा करती थी और यूरोप में विष्णु ओनिक्स जीनस के किसी सदस्य की पहली खोज है। समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस अभ्यास की कल्पना वर्ष 2018 में की गई थी। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। हाइबोडोंट शार्क। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पश्चिमी क्षेत्र जयपुर के अधिकारियों की टीम ने एक दुर्लभ खोज की है। टीम ने पहली बार जैसलमेर से जुरासिक युग के हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांतों की जानकारी हासिल की। हाइबोडोंट शार्क का एक विलुप्त समूह ट्राइसिक प्रारंभिक जुरासिक युग के दौरान समुद्र और नदी के दोनों वातावरणों में पाए जाने वाले मछलियों का एक प्रमुख समूह था। 65 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशिया युग के अंत तक हाइबोडोंट विलुप्त हो गई थी।
सामाजिक जवाबदेही कानून के लिए अभियान। राजस्थान में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान शुरू हो गया। सामाजिक जवाबदेही का तात्पर्य नागरिक समूहों द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों, राजनेताओं और सेवा प्रदाताओं को सेवाएं प्रदान करने, लोगों के कल्याण में सुधार और लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में उनके आचरण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए शुरू की गई कार्रवाई से। ताइवान जलडमरू मध्य। ताइवान जलडमरू मध्य एक 110 मील चौड़ा समुद्री चैनल है जो ताइवान द्वीप को चीन की मुख्य भूमि से अलग करता है। इसे फार्मोसा जलडमरू मध्य या ताइताई सागर के नाम से भी जाना जाता है। ताइवान जलडमरू मध्य दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है और इसका उत्तरी भाग पूर्वी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। जलडमरू मध्य चीन के दक्षिण पूर्वी भाग के साथ सीमा बनाता है और चीन के फुजियान प्रांत के पूर्वी भाग से लगा हुआ है। आकाश प्राइम मिसाइल। हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल एक नए संस्करण आकाश प्राइम का DRDO द्वारा परीक्षण किया गया है। मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी खोजकर्ता उपकरण से लैस है। मिसाइल में किए गए अन्य सुधार भी उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। विश्व समुद्री दिवस। इस वर्ष 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। इस दिन का महत्व समुद्री क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महत्व पर जोर देना था और समुद्री सुरक्षा और समुद्री रक्षा और समुद्री पर्यावरण के प्रति उसके योगदान पर जोर देना था। विश्व समुद्री दिवस पहली बार 17 मार्च 1978 को 1958 में IMO के पहले सम्मेलन को लागू करने के अवसर को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। तब से हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। जोजिला सुरंग श्रीनगर। देखो 2021 के लिए थीम था नाविक नौ परिवहन के भविष्य का आधार। जोजिला सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के मध्य पूरे साल संपर्क बनाए रखने में सक्षम होगी। ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल सुरंग होगी। ये सुरंग प्रसिद्ध जोजिला दर्रे से होती हुई श्रीनगर, दास, कारगिल और लेह से जोड़ेगी। समुद्र तल से 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित यह सभी मौसमी में क्रियाशील जोजिला टर्मिनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर होगी। जोजिला सुरंग NH1 और 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर कारगिल लेह खंड पर यात्रा को हिमस्खलन की घटनाओं से मुक्त रखेगी, सुरक्षा बढ़ाएगी और यात्रा के समय को 3 घंटे से अधिक से घटाकर केवल 15 मिनट कर देगी। सरकार द्वारा वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस से पहले कश्मीर और लद्दाख में अपने दर्शनीय अवसंरचना परियोजना और जोजिला सुरंग को पूरा करने पर जोर दिया गया है। देखो पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से असम मिजोरम सीमा विवाद को हल करने और अस्थायी समाधान पर पहुंचने और हेतु उपग्रह चित्रण के माध्यम से राज्य की सीमाओं का मानचित्रण और सीमांकन करने को कहा है। NESAC के बारे में देखते हैं। ये 2005 में स्थापित पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC है। अंतरिक्ष विभाग DOS और पूर्वोत्तर परिषद NEC नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की एक संयुक्त पहल है। ये शिलांग में स्थित है और पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहायता के माध्यम से क्षेत्र में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है। भारत और चीन के मध्य हॉटलाइन की स्थापना, जैसे सीमा पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंध की भावना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में खंबा जोंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई है। वर्तमान में भारत और चीन के मध्य अन्य हॉटलाइनों के अलावा पूर्वी लद्दाख चुशुल और दौलत बेग ओल्डी में 2 अन्य सैन्य हॉटलाइन कार्यरत हैं। हॉटलाइन विशेष रूप से आपात स्थिति में उपयोग हेतु सरकार के प्रमुख मध्य वार्ता हेतु एक किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित एक सीधी फोन लाइन होती है। अश्वगंधा। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ाने हेतु अश्वगंधा पर साथ मिलकर एक अध्ययन करने हेतु ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ एक समझौता किया गया है। अश्वगंधा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अश्वगंधा को आमतौर पर इंडियन विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। ये ऊर्जा बढ़ाने, तनाव कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली एक पारंपरिक भारतीय जड़ी बूटी है। इसे एडाप्टोजेंस के रूप में वर्गीकृत किया गया, अर्थात ये आपके शरीर को तनाव प्रबंधन करने में मदद करेगी। अश्वगंधा को व्यापक रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क भागों में उगाया जाता है। भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अश्वगंधा
उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं। एक कठोर और सूखा सहनशील फसल होने के कारण अश्वगंधा को पूर्ण रूप से विकसित होने के दौरान अपेक्षाकृत शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री के बीच का तापमान इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। अश्वगंधा 7.5 से 8 pH मान वाली रेतीली दोमट हल्की मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है। जल निकासी की उचित व्यवस्था सहित काली मिट्टी भी अश्वगंधा की खेती के लिए उपयुक्त है। ई-रूपी व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। ये डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। ई-रूपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थी और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रयोजकों को जोड़ती है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। कार्यविधि ये मूल रूप से एक प्रीपेड वाउचर है। इसे मोबाइल नंबर और पहचान स्थापित करने के बाद सीधे नागरिकों को जारी किया जा सकता है। ई-रूपी वाउचर को क्यूआर कोड या एसएमएस सिंगल आधारित ई वाउचर के रूप में लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर पहुंचाया जाएगा। उपयोगकर्ता अपने सेवा प्रदाता के केंद्र पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप और इंटरनेट बैंकिंग एक्सप्रेस के बगैर ही वाउचर की राशि को प्राप्त कर सकता है। कुथरिन सुरंग हो गया। कुथरिन सुरंग भारत में केरल राज्य के त्रिशूर जिले के कुथिरुन में बनाई गई ट्रविन ट्यूब सुरंग है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर स्थित है, जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। ये सड़क परिवहन हेतु केरल राज्य की पहली सुरंग है और दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी 6 लेन सड़क सुरंग है। 1.6 किलोमीटर लंबी ये सुरंग पीची व जेहानी और वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। मिनरवेरिया पेटोंगी मेढक प्रजाति। हाल ही में पश्चिमी घाट में मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई और ये प्रजाति दक्षिण पश्चिम घाट, केरल और तमिलनाडु के लिए स्थानिक है। ये प्रजाति सबसे छोटे ज्ञात मिनरवेरिया प्रजाति मेढक में से एक है। नई मेढक प्रजाति डिक्रोग्लोसिडे परिवार से संबंधित है। इस प्रजाति का नामकरण दिल्ली विश्वविद्यालय में सिस्टमेटिक्स लैब की स्थापना हेतु सहयोग और प्रोत्साहन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पादप अनुवंशकविद प्रोफेसर दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है। दीपक पेंटल। टेलिस्मैन सेवर सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया भारत को 2023 में होने वाले अपने सबसे बड़े युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज टेलिस्मैन सेवर में शामिल करने का इच्छुक है। शीघ्र इस संबंध में भारत को एक औपचारिक निमंत्रण दिया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुआ टेलिस्मैन सेवर 2021 ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल और अमेरिकी सेना के मध्य सबसे बड़ी द्विपक्षीय संयुक्त परीक्षण कार्यवाही थी। इसमें स्थल, वायु और समुद्र में 7 देशों के लगभग 17,000 सैन्य कर्मियों ने भाग लिया। इस सैन्य अभ्यास में कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, यूके के भाग लेने वाले अन्य देश थे। अन्नमलाई का उड़ने वाला मेढक। ये अन्नमलाई का उड़ने वाला मेढक है भाई। एनिमल फ्लाइंग फ्रॉग। वैज्ञानिक नाम रेकोफोरस स्यूडोमालाबेरिकस। अन्य नाम भ्रामक मालाबार ग्लाइडिंग मेढक और भ्रामक मालाबार ट्री फ्रॉग। ये एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय मेढक प्रजाति है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में स्थानिक प्रजाति और वास स्थलों के नष्ट होने की वजह से इन मेढकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। वर्तमान में ये प्रजाति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व 2 संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल हो गया। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से गठित एक संस्था है। इसे वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु नोडल एजेंसी है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत CERT इन के लिए कुछ निश्चित कार्य करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में अभिहित किया गया। वर्ष 2021 के पहले 6 महीने में CERT इन द्वारा 6.07 लाख साइबर सुरक्षा घटनाओं को ट्रैक किया गया और इसमें से लगभग 12,000 साइबर सुरक्षा संबंधी मामले सरकारी संगठनों से संबंधित थे। अगलेगा द्वीप। ये मॉरिशस में स्थित एक द्वीप है। ये द्वीप समूह के मुख्य द्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। हाल ही में अगलेगा द्वीप काफ़ी चर्चा में था क्योंकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार मॉरिशस द्वारा भारत को इस द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि मॉरिशस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया। डिएगो गार्सिया।
ये यूनाइटेड किंगडम के एक विदेशी क्षेत्र के रूप में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का एक द्वीप है। ये चारगोस द्वीप समूह के 60 घंटे द्वीपों में से सबसे बड़ा है। पुर्तगाली इस द्वीप की खोज करने वाले पहले यूरोपीय थे। फिर 1790 के दशक में इस द्वीप को फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया और नेपोलियन काल में हुए युद्धों के बाद इसे ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने चारगोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया और डिएगो गार्सिया पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संयुक्त सैन्य अड्डा स्थापित किया गया। ब्रिटेन का कहना है कि द्वीप समूह लंदन में की संपत्ति है और हाल ही में ब्रिटेन द्वारा वर्ष 2036 तक डिएगो गार्सिया का उपयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक पट्टे समझौते का नवीकरण किया गया है। EOS-03 उपग्रह है। EOS-03 एक भूपर्यवेक्षण उपग्रह है। ये उपग्रह GSLV की 14वीं उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस उपग्रह को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। EOS-03 अत्याधुनिक उपग्रह है और बाढ़ एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय निगरानी करने में सक्षम होगा। यह उपग्रह पूरे देश को प्रतिदिन 4-5 बार परीक्षण करने में सक्षम है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से लद्दाख में छात्रों को से आसानी से उच्च अध्ययन करने में मदद मिलेगी और ये आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा। कृपया ध्यान दें कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय या संघीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की जाती है और ये विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन होते हैं। ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार। हॉकी के जादूगर के सम्मान में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर के सम्मान में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता में ध्यानचंद को भारत का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। इनका जन्मदिन 29 अगस्त 18 राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। खेल रत्न पुरस्कार 4 साल की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामी राजनीतिक दल है। लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामी राजनीतिक दल है। इस संगठन की स्थापना 1980 के दशक में ईरान द्वारा लेबनानी शिया समूहों को एकत्रित करने के प्रयास के तहत किया गया था। वर्तमान में जारी ईरान और इजराइल संघर्ष में हिजबुल्लाह ईरान के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम करता है। पानी महाअभियान। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने यहाँ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने और स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदाय को सूचित करने और साथ जोड़ने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है। पानी माह अभियान 2 चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलेगा। इस अभियान में त्रि-आयामी दृष्टिकोण, पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, जल आपूर्ति की योजना और रणनीति और गाँवों में पानी सभा का निर्बाध आयोजन अपनाया जाएगा। एविया द्वीप। इसे यबोआ द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा यूनानी द्वीप है। यह संकीर्ण यूरोपस जलडमरू मध्य द्वारा ग्रीस की मुख्य भूमि के बेओटिया में से अलग होता है। एविया द्वीप हाल ही में इसके जंगलों में लगी भयंकर आग की वजह से चर्चा में था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को युद्धक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ITBP ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से 2016 से अपने संवर्ग में महिला युद्धक अधिकारियों की भर्ती शुरू की। इससे पहले ITBP में केवल कांस्टेबुलरी रैंक में युद्धक महिलाओं की भर्ती की जाती थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ये चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से सटी भारतीय सीमा की निगरानी हेतु भारत का प्रमुख सीमा गश्ती संगठन है। स्थापना भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 के तहत। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एजेंसी का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। ये केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी भी है।
इसलिए इसलिए इसके लिए राज्यों की विशेष अनुमति के बगैर राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने का अधिकार है। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के बाद एनआईए को विदेशों में भर्ती और भारतीय हितों को लक्षित करने वाले आतंकी हमलों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। पेंसिलुंगपा ग्लेशियर लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में स्थित है। तापमान में वृद्धि और सर्दियों में कम बर्फबारी होने के कारण ये ग्लेशियर पीछे खिसक रहा है। जास्कर रेंज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। भूवैज्ञानिक के रूप से जास्कर रेंज टेथिस हिमालय का हिस्सा है। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाले मार्बल दर्रे और कई अन्य दर्रे इस क्षेत्र में स्थित है। 13,000 फीट ऊंचा जोजिला दर्रा जास्कर रेंज के एकदम उत्तर पश्चिम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल। भारतीय सेना रूस में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 में भाग ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला रूसी सैन्य खेल आयोजन है। ये खेल पहली बार अगस्त 2015 में आयोजित किया गया था और 2 सप्ताह तक चले इस सैन्य खेल आयोजन की दर्जनों प्रतियोगिताएं करीब 30 देशों ने भाग लिया था। इन खेलों को युद्धक ओलंपिक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना संगीत नाटक अकेडमी द्वारा वर्ष 1959 में इसकी एक इकाई के रूप में की गई थी। वर्ष 1975 में ये एक स्वतंत्र संस्था बनी और इसका पंजीकरण वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 10/11/21 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया था। यह संस्था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा वर्ष 1999 में भारत रंग महोत्सव राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक थिएटर उत्सव है। वर्तमान में राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव को थिएटर के लिए पूरी तरह से समर्पित एशिया के सबसे बड़े थिएटर उत्सव के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त के अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संस्थानों और कंपनियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अल मोहेद अल हिंदी 2021। ये भारत और सऊदी अरब के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। अल मोहेद अल हिंदी 2021 सऊदी में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इस साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए थे। प्रथम श्रम भूषण पुरस्कार है जिसमें 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। श्रम वीरांगना पुरस्कार 60,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है। श्रम श्री और श्रम देवी पुरस्कार, इसमें प्रत्येक को 40,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कारों के बारे में। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठन में काम करने वालों द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदानों का सम्मान करना था। ये पुरस्कार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित एवं केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों, केंद्र राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में नियुक्त और कार्यरत न्यूनतम 500 कामगारों को प्रदान किए जाएंगे। पात्रता। ये पुरस्कार श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमताओं और उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। ये उन कामगारों को भी दिया जाता है जिन्हें प्रत्युत्पन्न मति और असाधारण एहसास दिखाया हो और अपने कर्तव्य के पालन में कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना जीवन समर्पित कर दिया हो। रूटीन सेवा कार्यों में लगे कामगार उन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होंगे। केरल में जंगली गुल मेहंदी की 3 नई प्रजातियों की खोज। जंगल गुल मेहंदी बाल्सम की प्रजातियां बल्समिनेसी वर्ग की इम्पेटिन्स प्रजाति से संबंधित है। इस प्रजाति के पौधे को मलयालम में काशी थुम्बा के नाम से जाना जाता है। इन प्रजातियों को दक्षिणी केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र और इडुक्की जिले में खोजा गया है। 3 प्रजातियों में से 2 का नामकरण कम्युनिस्ट दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंद और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा के नाम पर किया गया। सियाचिन ग्लेशियर
टीम CLAW नामक विकलांग लोगों के दल द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर सियाचिन ग्लेशियर की ट्रेनिंग के लिए यात्रा शुरू की गई। ये दल विकलांग लोगों के सबसे बड़े दल द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर ट्रेकिंग करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेगा। यह अभियान ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के स्थानीय विश्व रिकॉर्ड अभियान का हिस्सा है। टीम क्लॉ दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों का एक दल शामिल है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर यूरेशियन प्लेट को भी भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करने वाले महान जल विभाजक के ठीक दक्षिण में स्थित है। लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। सैनिक स्कूल अप्रैल 1957 से अक्टूबर 1962 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे वी.के. कृष्ण मेनन के दिमाग की उपज है। मेनन ने इस विचार की कल्पना 1961 में की थी। ये स्कूल केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा है। सोनचिरैया क्या है? सोनचिरैया आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पाद के विपणन हेतु सोनचिरैया ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया है। ये पहल शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद के लिए बढ़ी हुई वरीयता और वैश्विक पहुंच की दिशा में एक सही कदम साबित होगा। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से गठित एक संस्था थी। इसे वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। ये हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु नोडल एजेंसी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत CERT-इन के लिए कुछ निश्चित कार्य करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में अभिहित किया गया। यह साइबर घटनाओं पर जानकारी एकत्रित और विश्लेषण और प्रसार करता है और साइबर सुरक्षा घटनाओं पर चेतावनी भी जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देश भर में वित्तीय समावेश की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्रण वित्तीय समावेशन सूचकांक का निर्माण किया गया है। मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए एक वार्षिक FI सूचकांक 53.9 है, जबकि मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए 43.4% है। वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में देखते हैं। FI सूचकांक को वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। इस FI सूचकांक को परस्पर सरकार और संबंधित क्षेत्र से विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है, जिसे बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र के वितरण को शामिल करते हुए एक व्यापक सूचकांक के रूप में संकल्पित किया गया है। यह सूचकांक 0 से 100 के बीच की एकल संस्था संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है। जहां 0 पूर्ण वित्तीय अपमार्जन का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। FI सूचकांक में 3 व्यापक पैरामीटर अर्थात पहुंच, उपयोग में गुणवत्ता, क्वालिटी शामिल है, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल है, जिसकी गणना कुछ संकेतकों के आधार पर की जाती है। इस FI सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार पर वर्ष में किया जाता है। एजेंसी बैंक। केरल स्थित निजी क्षेत्र के एक ऋणदाता साउथ इंडियन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। केरल स्थित निजी क्षेत्र के एक ऋणदाता साउथ इंडियन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एजेंसी बैंक के रूप में सूची होने के बाद यह साउथ इंडियन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से केंद्र और राज्य सरकार के सामान्य बैंकिंग कारोबार में सक्षम होगी। साउथ इंडियन बैंक अब सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेनदेन जैसे केंद्र राज्य सरकारों की ओर से राजस्व प्राप्ति, भुगतान, केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध में पेंशन भुगतान, लघु बचत योजनाओं से संबंधित कार्य भौतिक माध्यम ई-मोड के माध्यम से स्टम्प शुल्क संग्रह आदि करने के लिए अधिकृत होगी। मवेशी द्वीप कैटल आइलैंड हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में से एक है। हाल ही में ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग के द्वारा इसके लिए एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है। ये द्वीप एक जलमग्न पहाड़ी और हीराकुंड बांधों के निर्माण से पहले ये एक विकसित गांव था। ये द्वीप जो है मवेशी द्वीप, कैटल द्वीप, ये द्वीप एक जलमग्न पहाड़ी और एक हीराकुंड बांध के निर्माण से पहले एक विकसित गांव था। इसका नामकरण 1950 के दशक में जब महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था, उस समय बड़ी संख्या में लोग अपने गांवों से विस्थापित होना पड़ा था और विस्थापन के दौर में ग्रामीण अपने मवेशियों को अपने साथ नहीं ले जा सके थे। वे अपने मवेशियों को सुनसान गांवों में छोड़ गए थे और बांध के निर्माण के बाद जैसे ही ये क्षेत्र जलमग्न होने लगा, सारे मवेशी झारसुगुडा जिले के लखनपुर ब्लॉक के तहत तेलिया पंचायत में एक ऊंचे स्थान भूजा पहाड़ पर चले गए।
इसके बाद इस पहाड़ी को, जो कि पानी की एक विशाल चादर से घिरा हुआ है, भूमि का टुकड़ा है, कैटल आइलैंड या भविष्य द्वीप कहा जाने लगा। ये महानदी नदी में बार बार विनाशकारी बाढ़ आने के बाद वर्ष 1937 में महान अभियंता एम विश्वेश्वरैया द्वारा परिकल्पित एक बहुउद्देशीय योजना थी। जो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। टैंकरों के माध्यम से शुद्ध जल आपूर्ति कर योग्य घोषित। हाल ही में अग्रिम अनिवार्य प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए एक फैसले के अनुसार धर्मांध संगठन के द्वारा मोबाइल टैंकरों और डिस्पेंसरों के माध्यम से जनता को पीने के पानी की आपूर्ति जीएसटी के तहत 18% कर लगाने योग्य है। अग्रिम एडवांस रूलिंग और अग्रिम विनिमय प्राधिकरण के बारे में एडवांस रूलिंग के तहत किसी प्रस्तावित या जारी कार्रवाई या कारोबार पर कर देयता के संबंध में आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन में निर्दिष्ट कानून और तथ्य के सवाल पर निर्णय करना होता है। संरचना अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। 2 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त होते हैं। उनमें से एक सदस्य भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय विधिक सेवा से लिया जाता है। तिवा जनजाति और वांचुवा त्योहार। वांचुवा फेस्टिवल तिवा आदिवासी द्वारा अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्योहार पर समुदाय के लोग अपना पारंपरिक परिधान धारण करते हैं और नृत्य गान अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। तिवा जनजाति के लोग भरपूर फसल के लिए प्रकृति की महान शक्ति की कृपा मानते हैं। ये लोग सुअरों की खोपड़ी और हड्डियों को देवी देवताओं के रूप में स्थापित करते हैं और मनाते हैं कि ये कई पीढ़ियों तक उनकी सुरक्षा करेंगे। तिवा जनजाति को लालुंग के नाम से भी जाना जाता है और ये असम और मेघालय राज्य में रहने वाले स्वदेशी समुदाय हैं। इसकी कुछ आबादी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। अफगानिस्तान के हाजरा अफगानिस्तान का एक जातीय समूह है। ठीक है, ये मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं। हाजरा चंगेज खान और उसकी सेना ने 13वीं शताब्दी के दौरान पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उनकी विशिष्ट एशियाई शारीरिक लक्षण और हजारगी नामक फारसी बोली का उपयोग उन्हें देश के बाकी हिस्सों से अलग करता है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना हाल ही में उड़ीसा सरकार की तरफ बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 96 लाख परिवार, उड़ीसा सरकार 96 लाख परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान की जाएगी। RSKY के तहत महिला लाभार्थी के लिए खर्च की सीमा 10 लाख रुपए। स्मार्ट कार्ड धारकों को राज्य के 200 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लाभ भी मिलेगा। शैवाल की एक जलपरी प्रजाति की खोज हुई है। लगभग 4 दशकों के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का नाम एसिटा बुलारिया जलकन्याका रखा है। इस प्रजाति के पादप नाभिक सहित एक विशाल कोशिका होती है, जो कि इसकी मुख्य विशेषता है। ये भारत में खोजी जाने वाली जीनस एस्टेबुलेरिया की पहली प्रजाति। एस्टेबुलेरिया वर्ग की एक अन्य विशेषता उनकी पूर्ण नियोजित क्षमता है। मधुर चटाइयाँ पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को मधुर फर्श मैट बनाने में उनके उत्कृष्ट कौशल को सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया। जमीन पर बिछाई जाने वाली ये मधुर चटाइयाँ विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है। मधुर चटाइयाँ बंगाली जीवन शैली का एक आंतरिक हिस्सा है और ये प्राकृतिक रेशों से बनाई जाती है। इनके लिए मधुर कत्थी के रूप में जाना जाता है। इन चटाइयों को अप्रैल 2018 में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया जाता है। मधुर कत्थी का एक प्रकंद आधारित पौधा है जो पूरब और पश्चिम मेदिनीपुर के जलोढ़ इलाके में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 1774 में नवाब अली वर्दी खान ने इस संबंध में जमींदार जागीरदार के लिए एक आज्ञा पत्र जारी किया गया था, जिसके तहत हर कलेक्ट्रेट में उपयोग के लिए मधुर चटाइयों की आपूर्ति करना अनिवार्य था। NTPC द्वारा देश की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का शुभारंभ किया गया। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर
फोटोवोल्टिक परियोजना की शुरुआत की है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबलाइजेशन योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली और सौर परियोजना भी है। 2018 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित फ्लेक्सिबलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली पहली सौर परियोजना भी है। एक बार चालू होने के बाद इस परियोजना में पूरी समय अवधि के दौरान हर वर्ष न्यूनतम 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम होने के प्रति वर्ष 13,640 लाख लीटर पानी की बचत होने की भी उम्मीद है। फ्लोटिंग पावर प्लांट क्या है? ये विश्व बैंक के अनुसार तैरते हुए सौर संयंत्र फ्लोटिंग पावर प्लांट विशेष रूप से उच्च जनसंख्या घनत्व वाले देशों में जहां उपलब्ध भूमि के उपयोग हेतु प्रतिस्पर्धा करती है, सौर उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु नए अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में ऐसी स्थितियां आमतौर पर पाई जाती हैं। इस तरह के संयंत्र स्थल आधारित पदार्थों की तुलना में अधिक लाभप्रद होते हैं और पानी के शीतलन प्रभाव और धूल की उपस्थिति में कम होने के कारण बेहतर ऊर्जा उत्पादन में सक्षम होते हैं। अन्य लाभ चूँकि सौर पैनल जलाशय की सतह को ढक लेते हैं और सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं और साथ ही हवा के वाष्पीकरण पर प्रभाव को सीमित करते हैं और वाष्पीकरण होने की वजह से पानी की बचत भी होती है। गिरफ्तार करना हमेशा जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून में गिरफ्तारी के प्रावधान का मतलब ये नहीं है कि सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलने के लिए अंधाधुंध तरीके से इस शक्ति का उपयोग कर सकती है। हर मामले में गिरफ्तार किया जाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करता है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 आरोप पत्र दाखिल करते समय आरोपी को पेश करना जैसे कुछ प्रावधानों को गिरफ्तारी के अधिकार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हिरासत में रखकर जांच करना अब आवश्यक है जब संबंधित अपराध एक जघन्य अपराध हो, जब गवाहों और आरोपों को प्रभावित करने की संभावना हो। गिरफ्तार करने की शक्ति, इसका उपयोग करने और औचित्य के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाता है तो यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के लिए अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो जांच अधिकारी के लिए उसे गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। आरक्षण को दो राज्यों में एक साथ लाभ नहीं उठाया जा सकता। आरक्षण का दो राज्य में एक साथ लाभ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में शीर्ष अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि पुनर्गठन के बाद बने राज्यों में कोई व्यक्ति एक साथ आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 342(1) के उद्देश्य महत्वहीन हो जाएंगे। अदालत की टिप्पणी। कोई व्यक्ति पुनर्गठन के बाद बने राज्यों में से किसी एक राज्य में लाभ का दावा कर सकता है। हालांकि दूसरे राज्य में खुले चयन में भाग लेते समय आरक्षित वर्ग के सदस्यों को प्रवासी माना जाएगा और वे आरक्षण के किसी भी लाभ का दावा किए बिना सामान्य श्रेणी में भाग ले सकते हैं। पंजशीर घाटी उत्तर मध्य अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के निकट अवस्थित एक घाटी है। पंजशीर नदी इस घाटी से होकर बहती है। इस घाटी में अफगानिस्तान में ताजिक समुदाय की सर्वाधिक आबादी निवास करती है। पंजशीर घाटी अपने पन्ना रत्न के लिए भी विख्यात है। इस रत्न का उपयोग अतीत में सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलनों को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता था। पंजशीर का शब्द है 5 शेर। इस घाटी का नाम एक किंवदंती से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में 5 भाइयों ने बाढ़ के पानी को लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाने से रोक लिया। गजनी के सुल्तान महमूद के लिए एक बांध बनाया था। इसी के बाद इन 5 भाइयों के नाम पर इस घाटी को पंजशीर घाटी ही कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी द्वारा निर्मित पतली दून घाटी शामिल है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना लुप्तप्राय बंगाल टाइगर को संरक्षित रखने के लिए वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में किया गया था। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। इन्हें इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला ये पहला क्षेत्र था। ये चकमा और हाजोंग मूल रूप से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में निवासी थे। 1960 के दशक में कैप्टाई बांध परियोजना के कारण इनकी बस्तियां जलमग्न हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। चकमा बौद्ध धर्म को मानते हैं और हाजोंग मूलतः हिंदू हैं। इन्होंने कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने के बाद असम के तत्कालीन लुसाई हिल्स जिले के रास्ते में भारत में प्रवेश किया था और केंद्र सरकार द्वारा इनमें से अधिकांश प्रवासियों को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अब अरुणाचल प्रदेश में बसा दिया गया था। इनकी आबादी वर्ष 1964 से 1959 में लगभग 5,000 थी, जो अब बढ़कर 1 लाख हो गई है। वर्तमान में इनके पास नागरिकता और भूमि अधिकार नहीं है, लेकिन इन्हें राज्य सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है।
युक्त धारा ये मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को सुगम बनाने हेतु एक भू स्थानिक योजना पोर्टल है। इसरो के जियो पोर्टल भुवन के तहत काम करता है। भुवन युक्त धारा पोर्टल को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यानी मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के भंडार के रूप में कार्य करेगा। आईएनएस चिल्का भारतीय नौसेना का एकमात्र प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान है जो सालाना 6600 से अधिक नवोदित सैनिक को प्रशिक्षित करता है ताकि उन्हें सक्षम नाविक बनाया जा सके। आईएनएस चिल्का को वर्ष 1980 में शुरू किया गया था और ये संस्थान ओडिशा में चिल्का झील के नज़दीक क्षेत्र में स्थित है। ईरान मुला नौका दौड़। ईरान मुला बोट रेस हो गया। केरल में ओणम पर्व के दौरान आयोजित होने वाला सबसे प्राचीन नौका दौड़ उत्सव है। इस नौका दौड़ का आयोजन पंपा नदी के तट पर स्थित भगवान कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक हिंदू मंदिर ईरान मुला के निकट होते थे। इस दौड़ में पेलियोडम सांप के आकार की नौका का उपयोग किया जाता था। इस नौका दौड़ में केवल गांव के पुरुषों को ही भाग लेना पड़ता था। बने इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम इंटरनेट एवं प्रोग्राम बने इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम। हाल ही में गूगल द्वारा भारत में बच्चों के लिए वैश्विक बने इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत गूगल 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय कॉमिक बुक पत्रों के माध्यम से इंटरनेट सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी कर रहा है। टोकनाइजेशन का तात्पर्य है कि एक वास्तविक कार्ड के संवेदनशील विवरण को एक यूनिक कोड वाले टोकन में परिवर्तित करना है। ये एक कार्ड टोकन अनुरोधकर्ता परिवर्तित करने हेतु ग्राहक से अनुरोध स्वीकार करती है और इसे टोकन जारी करने के लिए संबंधित कार्ड नेटवर्क को अग्रेषित करती है और डिवाइस का अनोखा संयोजन होता है। टोकनकृत कार्ड लेनदेन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें लेनदेन संसाधन के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। चर्चा का कारण देखो, रिजर्व बैंक द्वारा टोकनाइजेशन के लिए बोलते हैं मोबाइल और टैबलेट को ही अनुमति दी गई है, किंतु हाल ही में इसका दायरा बढ़ाकर लैपटॉप, डेस्कटॉप, कलाई, घड़ी और बैंड सेट जैसे पहनने योग्य उपकरणों के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सहित कई उपभोक्ता उपकरणों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (IS) के या इस्लामिक स्टेट खुरासान के इस्लामिक स्टेट समूह का क्षेत्रीय सहयोगी संगठन ये अफगानिस्तान में मौजूदा सभी जिहादी आतंकवादी समूहों में सबसे चरम और हिंसक संगठन। IS की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी जब इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट की शक्ति के चरम पर थी। बाद में इसकी स्वयं घोषित खलीफात को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा पराजित और नष्ट कर दिया गया। खुरासान आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ हिस्से में विस्तारित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। शुरुआत में IS के समूह का विस्तार पाकिस्तान में भी था, किंतु मई 2019 में इस्लामिक स्टेट का पाकिस्तान में एक अलग समूह बन गया। अवनी और सुमित को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक। अबन्नी और सुमित को टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक। तो पैरा ओलंपिक में पहली बार भाग ले रहे सुमित अंतिल ने भाला फेंका। सुमित अंतिल ने भाला फेंका प्रतियोगिता में F64 वर्ग में कई बार अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया। अनुभवी खिलाड़ी देवेंद्र झंझारिया की F64 वर्ग में रजत पदक हासिल कर भारत के सबसे महान पैरा एथलेटिक होने के तमगे को बरकरार रखा है। इसी वर्ग में एक अन्य भाला फेंकने वाले खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। अबन्नी लेखरा निशानेबाजी की 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। देखो, पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में जानते हैं। पैरा ओलंपिक खेल के बारे में ये विकलांग एथलीटों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेलों की तुलना में पैरा ओलंपिक को शीतकालीन खेलों और ग्रीष्मकालीन खेलों में विभाजित किया जाता है जो बारी बारी से हर 2 साल में आयोजित की जाती है। 20वीं सदी के अंतिम वर्षों से पैरालंपिक खेलों का आयोजन इसी शहर में किया जाता है जहां समान ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों की समाप्ति के तुरंत बाद ही पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय जर्मनी में स्थित है और ये पैरालंपिक खेलों को नियंत्रित करता है। पैरालंपिक एथलीट 6 अलग अलग विकलांग समूहों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे कि एम्प्यूटी, सेरेब्रल पाल्सी, हृदय हानि, रीढ़ की हड्डी में चोट, बौद्धिक विकलांगता और लेस आर्ट्रिस एथलीट जिनकी विकलांगता बौनेपन सहित अन्य श्रेणियों में से किसी में भी फिट नहीं होती।
प्रत्येक समूह के भीतर एथलीटों को उनकी अक्षमताओं के प्रकार और सीमा के आधार पर आगे वर्गों में विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर एथलीटों को यदि उनकी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होता है तो बाद की प्रतियोगिताओं में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है। पैरालंपिक खेलों का विकास वर्ष 1948 में सर लुडविग गुटमैन द्वारा इंग्लैंड में रीढ़ की हड्डी की चोट से ग्रसित द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटिश पूर्व सैनिक के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित करने के बाद हुआ था। पश्मीना शॉल की खोई हुई ख्याति को बहाल करने हेतु जम्मू कश्मीर में नई पहल। शॉल बुनाई के जटिल उद्योग में शामिल हाथ की कारीगरी को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। पिछले वर्षों में बुनाई की पुरानी तकनीक नई मशीनों आ जाने और मेहनताना कम होने की वजह से इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कमी हुई। उत्कृष्टता केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए 10 इंच लंबे सूत के साथ 10 धागों की मजदूरी को ₹1 प्रति गांठ से बढ़ाकर ₹2 करने का निर्णय लिया गया। कटाई मशीन के विपरीत पारंपरिक कश्मीरी चरखे पर महीनों बालों की तरह पश्मीना ऊन के लंबे धागे काटे जा सकते हैं, जिससे शॉल की कोमलता और गर्माहट में वृद्धि होती है। एक अनुमान के मुताबिक कश्मीर घाटी में शॉल बुनाई में महिलाओं की भागीदारी 1 लाख से घटकर महज 10,000 रह गई है। इस प्रवृत्ति से की पृष्ठभूमि में हस्तशिल्प और हथकरघा निर्देशालय कश्मीर ने पुरानी तकनीकों को बनाए रखने के लिए भौगोलिक संकेतक प्रमाणित हस्तनिर्मित पश्मीना शॉल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। एमएसपी की पहली बार मजदूरी का निर्धारण किए जाने से कश्मीर शॉल को प्रसिद्ध बनाने वाली हाथ कटाई और हाथ बुनाई कारीगरों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगा। इस कदम से रोजगार पैदा होने और पीढ़ियों से जटिल और काल्पनिक कश्मीरी शॉल को कायम रखने वाली महिला बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। चीन में नाबालिगों के ऑनलाइन गेम खेलने के लिए समय सीमा में कटौती। चीनी नियामकों के द्वारा गेमिंग की लत पर बढ़ती चिंता को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार सप्ताहांत और छुट्टियों के अवसर पर 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन गेम खेलने के लिए मात्र 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर निर्धारित अवधि के बाद किसी भी रूप में गेमिंग सेवाएं प्रदान करने से रोक लगाई गई है और कंपनियों को वास्तविक नाम सत्यापन प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया गया है।